अभी आप हाँ लाइव बिल्कुल। स्टार्ट ओके। हेलो। जी सर, अभी लाइव मैंने कर दिया, आप स्टार्ट करिए। ओके ओके। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम लोकेश वर्मा है। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ और मैं आज आप लोगों को अस्थमा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कोविड पैंडेमिक बहुत अपने यहाँ फैल रहा है और उसके साथ में अस्थमा के जो पेशेंट रहते हैं वो बहुत वरीड रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें अस्थमा को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले होता है कि अस्थमा क्या होता है। तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अस्थमा में क्या है कि अस्थमा एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। म्यूकस के हाइपर सिक्रेशन की वजह से जो श्वास की नली है उसके अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और उस वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है और सूखी खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको इसका एक लाइव दिखाता हूँ। ये कुछ मेरे पास में ये है, जो कि जैसे ये अपना नॉर्मल विंड पाइप है जो कि सांस लेने की नली है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल पाइप है और इसमें से हम नॉर्मल सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही अस्थमा के एलर्जी की वजह से अस्थमा का जो अटैक होता है या एलर्जी के हम कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा जो ब्रोंकस होता है उसके अंदर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो धीरे धीरे ये देखिए, जिससे इसमें हमें दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो हमारा विंड पाइप था ब्रोंकस वाला वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है और इसमें अब अगर हम एयर का फ्लो रखते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर ये और हमें रिपीटेडली हम एलर्जन के कॉन्टेक्ट्स में आते रहेंगे तो अब हमें दिखेगा कि ये इस तरीके से कुछ हो जाता है। देखिए, ये नेक्स्ट स्टेज इसमें कि पूरा अपना विंड पाइप है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है। और ये कंडीशन आती है जब स्टेटस अस्थमेटिकस होता है, जो गंभीर अस्थमा होता है, सीवियर अस्थमा। उस टाइम पे ये म्यूकस की वजह से ये पूरा विंड पाइप बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है और वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की स्टेज आती है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अस्थमा किन किन वजह से होता है और उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, जो कि आपको मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कि अस्थमा के क्या लक्षण है। जनरली क्या रहता है कि अस्थमा में सूखी खांसी आती है, सबसे ज्यादा पहली यही अपने को कंप्लेन रहती है कि सूखी खांसी आना। फिर उसके बाद में जो सीने में जकड़न होती है, चेस्ट टाइटनेस जिसको हम कहते हैं, और जो छाती में से और ये सांस लेने में तकलीफ लग जाती है। इसके साथ में जो सीटी बजती है जिसको वीजिंग हम कहते हैं, तो सीटी बजना, ये सारे लक्षण ये इसके अस्थमा के होते हैं। सांस लेने के टाइम पे हमें घबराहट होती है और ये सब चीजें आती है। और इसका ज्यादातर ये रहता है कि जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादातर नाइट नाइट में रहते हैं। नाइट टाइम में आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी और अर्ली मॉर्निंग में ये चीजें थोड़ी बढ़ जाती है। इसके साथ ही और चीजें भी रहती है कि जैसे हम ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर हम कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अस्थमा पेशेंट है एक्सरसाइज के दौरान भी उनको प्रॉब्लम्स होती है, फिर उनको जोर जोर से सांस लेना पड़ता है, मुंह खोल के सांस लेना। एक्चुअली में इसमें जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है वो एक्सपिरेशन में होती है। आप नॉर्मल सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ में हमें दिक्कत आती है। और जब कई बार बहुत ज्यादा सीवियर अस्थमेटिक अटैक आता है तो चेस्ट पेन भी होता है, बायलेटरल चेस्ट पेन होने लग जाता है, दोनों पसलियों में काफी दर्द होने लग जाता है। उसके साथ में उल्टी वगैरह भी उल्टी होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये सब चीजें अस्थमा में ये सिम्टम क्यों आते हैं और ये किस वजह से होते हैं, इसके लिए क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं। देखिए, जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं कि मतलब किस वजह से अस्थमा हमें हो सकता है, तो ये जो भी स्मेल होती है, बहुत तेज सॉलिड स्मेल हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो धूल के कण हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, मौसम के बदलने से भी हो सकता है, या फिर जो भी अगर हम जो भी डस्टिंग पाउडर से या फिर जो कीटनाशक यूज कर रहे हैं उससे भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है, और कुछ भी जैसे फ्लावर से प्लांट की स्मेल से भी हो सकता है। स्मोकिंग इसका बहुत मतलब मोस्ट कॉमन कॉज भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी होता है, या फिर कुछ भी जो भी फूड हैबिट्स की वजह से भी हमें ये हो सकता है। तो इसका हमें बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे यही है कि अस्थमा के पेशेंट को इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें एलर्जी के कांटेक्ट में नहीं आना है। जो भी एलर्जेंस है हमें
जो इंडिविजुअल पेशेंट होता है अस्थमा का, उसे पता होता है कि हम मुझे किस चीज से एलर्जी। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब अस्थमा आपका पता चल गया कि अस्थमा इस वजह से होता है, को डायग्नोस कैसे किया जाए। तो उसका डायग्नोसिस के लिए होता है कि सबसे बेस्ट है, जैसे स्पायरोमीटर होता है, पीक फ्लोमीटर जिसे कहते हैं, और ब्रीदोमीटर जो आता है। जैसे किसी पेशेंट को बीपी हो जाता है, हाइपरटेंसिव होता है, तो हम स्पिग्मोमैनोमीटर से बीपी चेक करते हैं उसका। ऐसे ही जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं तो उनका हम ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं। वैसे ही अपने जो रेस्पी के अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं तो उनके लिए ब्रीदोमीटर होता है, जो कि पीक फ्लोमीटर है। पीक फ्लोमीटर में एक रेंज होती है, मेल और फीमेल के लिए वो फिक्स होगी कि मेल के लिए 450 के करीब रहती है और फीमेल में 350 के करीब रहती है। तो एक पीक फ्लोमीटर आता है, ब्रीदोमीटर, जिसमें जोर से सांस हमें ब्लो करना होता है, एक ही बार में ब्लो करना होता है। जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें रीडिंग्स आती है। वो हमारा एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से, जिससे अस्थमा को हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो नाइट्री ऑक्साइड टेस्ट होते हैं, फेनो टेस्ट होते हैं, वो सब लेबोरेटरीज में ही होते हैं, या फिर हम इमेजिंग टेस्टिंग, चेस्ट इमेजिंग के थ्रू दे सकते हैं। एक होता है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो उसके थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं। और एक है कि हमारा जो स्पूटम्स आता है, इसमें कफ का हमारा जो है वो बढ़ जाता है, तो स्पूटम इओसिनोफिल्स के थ्रू भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं अस्थमा को। नेक्स्ट, अब जब अस्थमा आपका डायग्नोस हो गया है, पता चल गया है, तो हम हमें इसके लिए ट्रीटमेंट क्या लेना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो क्या है। इसका मेन ट्रीटमेंट है इनहेलेशन। लोगों को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि सर इनहेलेशन लेंगे तो हमें हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी। और काफी लोगों को इनहेलेशन होता है, प्रोवाइड भी होता है, बट इनहेलर को यूज करना नहीं आता उसका। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ये बताना चाहूंगा। ये फोराकोड सिंक्रोविट है, जो कि इनहेलर है। अभी इसका जो जीना में भी इसको ऐड किया गया है। पहले हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज करते थे स्टेप 1 में, लेकिन बट अभी आईसीएस लावा को ऐड कर दिया गया है, तो उसमें फॉर्मेट्रोल बुडेसोनाइड के कॉम्बिनेशन को ऐड किया है। ये बहुत बेसिक सिंपल सा है। इसको सिंक्रोविट है ये फोराकोड का। इसको यूज करने का सिंपल तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। इसमें क्या रहेगा कि ये है, इसको आराम से हल्के हाथ से पकड़ो, पहले दोनों हाथों से, ठीक है। और जब इसको फर्स्ट टाइम हम यूज करेंगे तो इसकी कैप को हटा देंगे, और इसके पीछे एक बटन है जिससे हम इसकी एक बार इसको फ्लो कर सकते हैं। तो ये इनिशियली एक बार हमें ये इसका स्प्रे जैसे रहेगा। इसको बंद कर दो। ये फर्स्ट टाइम जब यूज करना है, जब एक बार ऐसा करना है। उसके बाद नॉर्मल आराम से पहले सांस लो, फिर रिलैक्स होके सांस छोड़ो, फिर इसको अच्छे से पकड़ो, और इसको माउथ के बीच में टच पूरा लेना है, दोनों होठों के बीच में लेके ये आराम से धीरे धीरे सांस को अंदर खींचेंगे। ऑटोमेटिकली इसमें से दवा अपने आप स्प्रे के थ्रू आ जाएगी। और उसको अंदर लेने के बाद में हम 10 सेकेंड्स के लिए हमें काउंट करना है। 10 सेकेंड काउंट करने के बाद में इसको निकाल देना है, और फिर इसको आप इजीली इसको बंद करेंगे तो नेक्स्ट डोज के लिए प्रिपेयर रहता है। इसमें डोजिंग सिस्टम दिया होता है, इसमें यहाँ पे डोजिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो ये 120 डोज का है, तो इसके 200 वाला भी आता है। तो ये 120 डोज में का रहता है, 2 मंथ्स की इसमें थेरेपी रहती है। तो ये बहुत यूज है। अब है कि इनहेलेशन क्यों यूज करना है हमें अस्थमा के पेशेंट में, क्योंकि जो बेसिक है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो ये है, इसका प्रॉपर यूज रहता है कि ये ब्रोंको डायलेटर की तरह इफेक्ट करता है। तो हमें इससे ये रहेगा कि एज ए इसको कंट्रोलर हम यूज करते हैं। और कंट्रोलर थेरेपी एंड रिलीवर थेरेपी, दो थेरेपी रहती है अस्थमा के पेशेंट्स में, जिसमें कंट्रोलर थेरेपी में हम इसको रेगुलर यूज करना है, चाहे पेशेंट को सिम्टम रहे चाहे नहीं रहे। हमें इसे ऑलवेज हमेशा यूज करना है, ताकि हमारा जो भी है, एक तो हम जो अटैक्स है, अस्थमा के अटैक्स है, उसको प्रिवेंट हो जाएगा, हमारा लंग हेल्दी रहेगा, और अपना जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा रहेगा। और इसका प्रॉपर यूज आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इनहेलेशन बहुत जरूरी है अस्थमा पेशेंट के लिए। इनहेलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसको लेना ही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जैसे इनहेलेशन क्यों, वही चीज जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो लोग आई ड्रॉप यूज करते हैं। तो वैसे ही है कि सिंपल सा है कि जब आपको सांस में तकलीफ है तो इनहेलेशन को यूज करना ही है, और इनहेलेशन का यूज प्रॉपरली होना चाहिए।
और इसका कोई कॉस्ट भी नहीं है, बहुत सिंपल सी कॉस्ट रहती है। जैसे अपन चाय पानी बिस्कुट वगैरह में भी खर्च करते हैं, बहुत 15 रुपए की इसकी कॉस्ट रहती है, पर डे की कॉस्ट थेरेपी रहती है। तो इसमें अभी लोगों को इसके अकॉर्डिंग अभी बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन है अस्थमा के लिए, कि अस्थमा एक चाइल्डहुड डिजीज है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अस्थमा किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, एडल्ट को भी हो सकता है, एल्डर को भी हो सकता है, और ओल्ड एज में भी जाके हो सकता है, बच्चों में वो भी होता है। तो मैं चाहूंगा कि अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, जो भी ऑडियंस हैं, तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ क्वेश्चन हैं। राहुल सर, सिर्फ सुबह दिक्कत होती हाँ है। सर, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, बता दीजिए। राहुल जी पूछ रहे हैं सर, सुबह सिर्फ सुबह दिक्कत होती है, हम्म। मैं आउटडोर गेम खेलता हूँ तब होता है, तो क्या ये भी अस्थमा है? हाँ, एक्सरसाइज इंड्यूज अस्थमा भी होता है। राहुल जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज इंड्यूज अस्थमा होता है। अगर आप आपको चेक करना रहेगा कि अब आफ्टर एक्सरसाइज आपको क्या डिफिकल्टीज रहती है। आप कह रहे हैं कि इंडोर, आप जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं उसी टाइम आपको होता है, अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स हैं, तो आपको एक बार पहले टेस्ट करवाना चाहिए आपका, जो भी है स्पुटम इओसिनोफिल्स काउंट्स हैं, और जो ब्रीदोमीटर से चेक करवाना चाहिए। तो उसके लिए डायग्नोज करवा के ही आपको इसका अस्थमा का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर आपको रेगुलरली ये डिफिकल्टी है, तो आप अपने अभी आउटडोर दिक्कत, ये भी ये है कि लोगों को ये रहता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं अस्थमा पेशेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट एक बार आपको चेक करवाना रहेगा। मन प्रकाश जी सर पूछ रहे नेक्स्ट हैं कोई सर। क्वेश्चन है? ये सर मन प्रकाश जी पूछ रहे हैं सर, कुछ खाने पीने से भी अस्थमा की एलर्जी हो सकती है क्या? क्या कह रहे हो? कुछ खाने पीने से भी अस्थमा की एलर्जी कुछ हो खाने सकती है पीने से? क्या? अस्थमा की एलर्जी हो हाँ, सकती खाने है क्या? पीने से बहुत लोगों को एलर्जीज रहती है, तो ये फूड एलर्जी टेस्टिंग होता है, जिसमें हमें पता लग जाएगा कि किस चीज से हमें रहता है। आप नोटिस कर सकते हैं कि कोई चीज, आप जो भी स्पाइसी फूड खा रहे हैं, या फिर कोल्ड के थ्रू, कोल्ड है आइसक्रीम वगैरह, उसके बाद में आपको रनिंग नोज रह रहा है, सांस में कफ रहता है, तो वो भी आप कह सकते हैं। हेलो। हाँ, मैं ये मान प्रकाश जी ने पूछा है कि कुछ खाने पीने से भी अस्थमा की एलर्जी हो सकती है, इसका मैं बता चुका हूँ आपको। भैरू जी की है, सर मुझे भी सांस लेने दिक्कत है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला आपको सीओपीडी है। क्या दोनों अलग बीमारी? हाँ, सीओपीडी और अस्थमा दोनों अलग डिजीजेज होती है, दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है। बट जो सीओपीडी के पेशेंट हैं उनमें हमें रिवर्सिबिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन अस्थमा पेशेंट जो रहता है उन्हें जो आफ्टर द ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी मिलती है, जो कि एक स्पायरोमेट्री के थ्रू ही हमें पता चलता है। तो उसके थ्रू हमें टेस्ट करवा सकते हैं। तो वो पहले देखना रहेगा कि आप स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग मोस्ट कॉमनली सीओपीडी पेशेंट्स में होता है स्मोकिंग की वजह से। बट ऐसा नहीं है कि अगर स्मोकिंग करेंगे तो अस्थमा नहीं होगा, अस्थमा भी हो सकता है आपको। दोनों अलग अलग डिजीज है, अस्थमा और सीओपीडी दोनों अलग है, और दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। मेरे बेटे को भी अस्थमा है और अभी मैं रेगुलर यूज पंप देता हूँ, भाप भी लगवाता हूँ। क्या आने वाले टाइम इसको प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, बेटे को, अगर आपके बेटे को अस्थमा है तो आप रेगुलरली यूज करें। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कंट्रोलर जो है, मेनली कंट्रोलर मेडिसिन जो आपको डॉक्टर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसके थ्रू, तो उसे कंट्रोलर को यूज करें आप। आपको सिम्टम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हमें ये ट्रीटमेंट लेना है, कंटिन्यू लेना है, इसको बंद नहीं करना है। ठीक है। राकेश जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं ठीक होने के बाद भी पंप चालू रखूं क्या? बिल्कुल राकेश जी, आपको पंप चालू रखने हैं, क्योंकि ये आपकी हेल्दी लाइफ को, हेल्थ लाइफ को हेल्दी रखेगा। और आपके जो एक्यूट एग्जर्बेशन है या फिर जो सीवियर अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट करेगा, ताकि आप रिपीटेडली एलर्जेंस के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। मुस्कान,
डॉक्टर आई यूज कैप्सूल्स, तो क्या फोराकोड सिंक्रोबिट बेस्ट है कैप्सूल से? डिपेंड करता है कि आपको कितने मतलब उसका ड्रग डिपोजिशन है। वैसे फोराकोड सिंक्रोबिट बेस्ट है। पहले हम एमडीआई यूज करते थे, एमडीआई विथ स्पेशल, बट एमडीआई में कोऑर्डिनेशन का एक इश्यू रहता था हमें। तो फोराकोड नो डाउट बेस्ट है। अगर आप शिफ्ट ऑन स्विच ऑन करना चाहें कि डीपीआई के से फोराकोड सिंक्रोबिट पे, तो आप स्विच ऑन कर सकते हैं, आप कोई इश्यू नहीं है। अस्थमा इज क्यूरेबल और नॉट? अस्थमा कभी भी क्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अस्थमा एक ऐसी डिजीज है जो कि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। और जब भी आप एलर्जेंस के कांटेक्ट में आएंगे तो अस्थमा का अटैक आएगा ही आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोलर मेडिसिन ऑलवेज आप लेते रहें, ताकि कम से कम अटैक्स के चांस, जो अस्थमा के अटैक्स आपको कम रहे। ठीक है राज, सर जी आई एम एलर्जिक टू डस्ट, सो फॉर सम टाइम देयर इज प्रॉब्लम इन ब्रीथ, तो चेकअप करवा लो। बिल्कुल, आप अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो जरूर आप चेकअप करवाएं। और मेरा यही कहना रहेगा कि आप किसी चेस्ट फिजिशियन से, पल्मोलॉजिस्ट से ही चेक करवाएं, ताकि जो प्रॉपर चेकअप रहे आपका। फिजिशियन से आप चेक करवाएंगे तो फिर वही रहेगा कि बस दवा दिखती जाएगी जो कि आप लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट अस्थमा के ऐसे होते हैं कि सर हमने मोंटेर एलसी लेते हैं और उससे इफेक्ट आ जाता है, बस बस एलर्जी की एक ही गोली लेते हैं उससे ठीक हो जाता है। बट ये नहीं है, इससे आप अपने अस्थमा को और बढ़ा रहे हैं, ताकि इसकी वजह से फिर ये रहेगा कि जब एग्जर्वेशन होगा तो आप जो ओवरडोज की वजह से भी अस्थमा बढ़ता है। काफी सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि आपका कंट्रोल होके भी अनकंट्रोल हो जाता है, फिर हमें कंडीशन ये हो जाती है कि हमें हाई डोज की तरफ जाना रहता है। ठीक है, इनहेलर कब तक लेना है? ऑलमोस्ट अभी आपको इनहेलर कंटिन्यू रखना चाहिए करमवीर सिंह जी, जो कि आपको पता चल जाता होगा कि जैसे मुझे गर्मियों में तकलीफ रहती है, सर्दियों में रहती है, जो भी इनहेलर्स है, तो उस टाइम तो आपको यूज करना ही करना है, क्योंकि वो टाइम पीरियड आपको प्रॉन टाइम रहता है कि इस मेरे को गर्मी के टाइम में या सर्दी के टाइम पे अस्थमा का अटैक आता है और वो टाइम मेरे लिए ज्यादा होता है, तो वो टाइम आप पूरा कंप्लीट यूज करें। और कंट्रोलर मेडिसिन को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन यूज रेगुलर करें। इसके लिए बेस्ट है कि आप एक रिटर्न अस्थमा जो एक्शन प्लान होता है आपका, एक जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, उससे आप लिखें। आप एक पेज में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें कि आपको कब दिन में प्रॉब्लम रहती है, रात में प्रॉब्लम रहती है, या फिर और रात में कितनी बार आपको ऐसा हुआ कि इनहेलर डबल बार लेना पड़ा, या फिर कहीं इसकी वजह से इतनी तकलीफ हो गई कि हमें हॉस्पिटलाइज होना रहा। तो वो चीजों से आप घर पे आपकी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जब एट ए टाइम इमरजेंसी आप ऐसी जगह फंस गए हैं कि वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आपका जो आपके पास में अगर कंट्रोल मेडिसिन पड़ी है, तो आप उसकी डोज बढ़ा के आप अपने एट द टाइम आप उस उन सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? एनीवन? और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप? ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी अस्थमा के लिए बहुत सारे मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शन है कि सोसाइटी में हम इनहेलर लेंगे तो इसका आदत हो जाएगी। ये बहुत गलत है। इनहेलर लेना चाहिए, इसमें कोई आदत नहीं है। आदत है तो हमें सब चीजों की आदत रहती है, जैसे हाइपरटेंसिव है, जैसे शुगर है, डायबिटीज है, उसका फिजिशियन ऑलवेज कहता है कि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। वैसे ही अस्थमा है, ये भी आपकी लाइफ लॉन्ग टेबलेट्स वगैरह जो भी इनहेलर हैं चलने वाले हैं, तो आप परमानेंट लें, तो इससे आपको आपकी रूटीन लाइफ अच्छी रहेगी, डेली लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी। कह रहे हैं राज, सर जी मैं शिवराज हूं, लेकिन टैबलेट कुछ भी नहीं लेता हूँ। टैबलेट लेनी चाहिए आपको। टैबलेट पहले चेकअप करवाएं आप अपना कि आपकी जो अस्थमा की सीवियरिटी है, अस्थमा भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है। कि इसमें जीना में 5 स्टेप्स बनाए हुए, स्टेप 1 2 3 4, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कंट्रोल मेडिसिन में फोराकोड सिंक्रोबिट बेस्ट है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। 3 आवर्स के बाद ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता है, एलर्जेंस का कांटेक्ट आपका कम हो जाता है, तो फिर हमें वो ऐसा लगता है कि हाँ हम ठीक हो गए हैं। मनीषा, अस्थमा मेडिकेशन इज हैबिट, क्या
हैबिट नहीं है मेडिकेशन। देखो सब चीज की मेडिकेशन होती है, हैबिट वाला ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है। बट अगर इनहेलर लेके और अगर आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल को अच्छा कर सकते हैं तो उसमें कोई हैबिट नहीं होती है, क्योंकि और चीजों की भी तो हमें हैबिट रहती है। हम रोज 2 टाइम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी तो हैबिट है। इनहेलर लेने में लोग इतना क्यों सोचते हैं? वो नहीं सोचना चाहिए, इनहेलर बेस्ट है और वो लेना चाहिए, अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है इनहेलर्स का। एनी ऑफ क्वेश्चंस? और कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? एंड थैंक्स टू सिप्ला जो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया मुझे। थैंक्स। मनीषा, अस्थमा ट्रीटमेंट यूज स्टेरॉइड, वाट रोल ऑफ स्टेरॉइड? स्टेरॉइड्स का बहुत रोल है, बट डिपेंड करता है कि हाँ, स्टेरॉइड में भी लोगों को ये है कि हाई डोज स्टेरॉइड से ही अस्थमा ठीक होगा। बिल्कुल नहीं है। 80% अस्थमा पेशेंट हैं जो लो डोज स्टेरॉइड में भी ठीक हो सकते हैं, और 80% से ज्यादा है कि जो अस्थमा के पेशेंट घर पे होम ट्रीटमेंट पे भी ठीक हो सकते हैं। ओनली 10 to 20% पेशेंट्स को रिक्वायर्ड होता है हॉस्पिटलाइज करने का, अस्थमा के पेशेंट्स को। तो वो कंट्रोलर मेडिसिन से और अपना अस्थमा एक्शन प्लान बना के आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टू डायग्नोज डिजीज है जिसमें पेशेंट को पता होता है कि मुझे अस्थमा है। और अस्थमा और दमा बिल्कुल डिफरेंट है। दमा और अस्थमा दोनों एक चीजें नहीं है। अस्थमा अस्थमा ही होता है और दमा दमा है। दमा सीओपीडी डिजीज होती है जो कि स्मोकर्स में होती है। वो भी दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, लेकिन उसका रोल अलग है। और स्टेरॉइड्स का ऐसा है कि स्टेरॉइड इनिशियली लो डोज स्टार्ट करना है, और विद इसके साथ में हमें लाबा देना है, तो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स जो कि अपने इसमें अपना ये बुडेसोनाइड्स रहते हैं। पहले ऑलरेडी साल्बुटामोल बहुत यूज करते थे। साल्बुटामोल का ओवरडोज होने से भी अस्थमा के अटैक्स बढ़ जाते हैं, इसलिए उसे अभी जीना गाइडलाइन में हटा दिया गया है। तो ये भी एक रीजन है कि अस्थमा काफी लोगों का कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो लोग दिन में 10 बार पफ्स ले लेते हैं। उनको कितना को सर मैं दिन में 10 बार पफ ले लेता हूँ, थोड़ा सा होता है और ले लेता हूँ। बट ऐसा गलत, ज्यादा ओवरडोज ओवर ड्रग मेडिसिन की वजह से भी अस्थमा कंट्रोल नहीं होगा और अनकंट्रोल रहेगा। इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अटैक्स के। यस, स्टेरॉइड्स आर हेल्पफुल इन द अस्थमा पेशेंट्स। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, देन मैं सिप्ला टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये एक हेल्प अस्थमा अवेयरनेस का एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया से लोगों में, अभी बहुत लोगों में सोसाइटी में अस्थमा के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, मिथ्स हैं कि ये हैबिट है, चाइल्डहुड है, थोड़े टाइम से सही हो जाएगा। बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें रहता है कि अभी इनिशियल रहेगा, 16-17 साल में जाके ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे, कंट्रोलर मेडिसिन नहीं लेंगे, तो ये बढ़ेगा आगे जाके। इसको अस्थमेटिक स्टेटस अस्थमेटिक्स के आपके अटैक आ सकते हैं। उससे बेटर है कि आप अपनी जो भी ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, उनको रेगुलरली यूज करें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, स्टॉप करें। हेलो।